आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, इनकलाब फ्रांस के बारे में, कि सन 1700 के दौरान जो एक फ्रांस में इनकलाब बर्पा हुआ तो उसकी क्या कहानी थी, वो किस तरह से रुनुमा हुआ है। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को हिस्ट्री से जो है शगफ है, लगाव है, उनके लिए काफ़ी एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रांस में किसी ज़माने में 3 स्टेट्स जो हैं वो हुकूमत क्या करते थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेट जो थी दैट इज़ एरिस्टोक्रेसी एंड नोबिलिटी, जिसमें बादशाह और जितने अमीर कबीर लोग थे वो फर्स्ट स्टेट के सिटीजन्स कहलाया करते थे। ठीक है, जिनके पास ताकत भी थी, पावर प्लस मनी, जिनके पास ताकत भी थी और जिनके पास पैसा भी था, ये फर्स्ट स्टेट के थे। और जैसे कि इनमें जो बादशाह हुआ करते थे फर्स्ट स्टेट में, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पर बेस किया करते थे। मतलब कि जो बादशाह सलामत हैं, फ्रांस के बादशाह को खुदा ने जो है वो नामजद किया है और एक डिवाइन राइट है उनके पास रूल करने का, एक मुकद्दस एक हक है उनका कि वो रूल करें, और लोगों पर भी ये फ़र्ज़ है कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो बादशाह सलामत की तमाम बातों को कबूल करें। और सेकंड इस तरह से फिर जो स्टेट थी दैट इज़ कॉल्ड क्लर्जी। क्लर्जी से मुराद जो प्रीस्ट थे, क्योंकि उस वक्त रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस वहाँ पर मौजूद हैं फ्रांस के अंदर, तो जो प्रीस्ट थे, जो क्लर्जी हुआ करते थे, उनको सेकंड स्टेट एक हासिल थी, दूसरा रतबा हासिल था इस फ्रांस की कंट्री के अंदर उस ज़माने में, उस वक्त में। और जो क्लर्जी हुआ करते थे वो कहते थे कि वी आर द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि हम ठेकेदार हैं रूहानियत के, या हम दीन के ठेकेदार हैं। अगर आपको खुदा तक पहुंचना है तो आप हमारे रास्ते से पहुंचें, और जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे आप खुदा तक करीब नहीं पहुंच सकेंगे। तो अगर हमें खुश करें तो खुदा आपसे पे खुश होगा। ये एक इस तरह से क्लर्जी जो है ना उस वक्त वो कहा करते थे। और फिर थर्ड जो थे वो एक तबका था, वो पीसेंट का था। पीसेंट से मुराद की इसमें मेजॉरिटी किसानों की थी, फार्मर्स की थी, जो गरीब थे, जो गरीब तबका था, मुख्तलिफ तरह के टैक्सों के बोझ तले वो दबा हुआ था। और इस तरह से फ्रांस के अंदर ये जो थर्ड तबका था वो उसको गुर्बत सहनी पड़ती थी, भूख अफलास, ये तमाम चीज़ें, जुल्म सितम वगैरह उसको सहना पड़ता था। जो शुरू के 2 स्टेट वाले मतलब नोबिलिटी, मतलब बादशाह सलामत, और क्लर्जी, वो इस पीसेंट पर जो है वो जुल्म सितम किया करते थे। और जो इस तरह से एक कसपंसरी की ज़िंदगी एक तरह से गुजार रहे थे जितने भी फ्रांस के लोग थे। और उनको क्लर्जी ये कहा करते थे कि आपने कुछ गलत काम किए हैं जिसकी सज़ा आपको ये मिल रही है कि आप गरीब हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं। तो इस तरह से उनकी तकदीर के अंदर डाल दिया जाता है कि आपकी तकदीर में ये लिखा है कि आप इस तरह से गरीब ही रहेंगे और आप थर्ड स्टेट के सिटीजन्स ही रहेंगे और आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते और आपके अंदर अमानत कभी भी नहीं आ सकती। जबकि देखा जाए तो ये जो नोबिलिटी और क्लर्जी थे ये सिर्फ 2% थे इस पूरे पॉपुलेशन का, और फ्रांस की 98% पॉपुलेशन पीसेंट्स पर बेस किया करती थी, और ये 2% पॉपुलेशन नोबिलिटी और क्लर्जी की ये 98% पॉपुलेशन पर रूल किया करती थी, और 98% पॉपुलेशन पर उसका इस्तेहसाल किया करती थी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स को सल्ब किया करती थी। तो अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए थे। जैसे चर्च को एक टैक्स देना पड़ता था किसानों को, जो भी उनकी ज़रिए पैदावार है उसका 10% उनको देना पड़ता था, जिसको टीथ कहा जाता था, जिसको रिलीजियस टैक्स या धार्मिक टैक्स कहा करते थे। एक चंदे की तरह होता था और ये ज़बरदस्ती ये चंदा वसूला जाता था पीसेंट से, और कि क्लर्जी के या चर्च को जो है वो अपना 10% लाजमी वो दें। और उसके लिए आर्मी एम्प्लॉय की जाती थी, जो सोल्जर्स थे वो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करते थे कि आखिरकार हर शख्स ये टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। इस तरह से बादशाह सलामत डायरेक्ट भी एक टैक्स लिया करते थे जिसको टाइल कहा जाता था, वो डायरेक्ट लैंड टैक्सेस को कहा करते थे, और उसमें पीसेंट से वो भी टैक्स लिया करते थे। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि पीसेंट्स में इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई, गुर्बत बढ़नी शुरू हो गई, और गरीब से गरीब तर होने शुरू हो गए। और फाइनली ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो इसको उस तरह उस ज़माने की जो पेंटिंग्स के अंदर भी दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पीसेंट है उसकी कमर पर जो है वो बादशाह और मलका वो दोनों बैठे हुए हैं, जबकि पीसेंट उसकी कमर के बोझ तले जो है वो दबा हुए उनके वजन से। जिस तरह की एक सिचुएशन थी पेशेंट्स की कि टैक्स वगैरह लाद कर पेशेंट्स के साथ ऐसा कोई जुल्म उन पर किया गया था। फिर इसी दौरान क्या हुआ कि लुइस द 16 वो एक नए बादशाह बने फ्रांस के, और ये जब ये बादशाह बने तो उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। तो फ्रांस को एक नया एम्पायर मिला, लुइस द 16, जिनको सन किंग लुइस भी कहा जाता है, और 20 साल की उम्र में ये बादशाह बने। इनकी भी एक अपनी ठाट बाट थी, जबकि कंट्री के अंदर इतनी गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने खूब सारा आवाम का पैसा जो टैक्स है वो वर्साइल में जो उनका महल था, पैलेस ऑफ वर्साइल, उस महल की सजावट में, उसकी डेकोरेशन में, उसके रेनोवेशन में उन्होंने लगा दिया। तो लोगों ने जब ये देखा तो लोगों के अंदर गम व गुस्सा आया कि बादशाह सलामत तो पूरी तरह से है वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। इस तरह से जिसकी जो मलका थी, मैरी एंटोनेट उनका नाम था, उनके बारे में मशहूर था कि वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ, काफ़ी आसाइश वाली ज़िंदगी जिया करती थी, कि 300 नए लिबास वो हर साल ख़रीदा करती थी और उसको पहना करती थी। जबकि लोगों के अंदर जो है वो गुर्बत फैल गई थी और मुल्क के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसी दौरान जॉन लॉक जैसे इंग्लिश फ़िलासफ़र और जीन जैक्वस रोशो जैसे जेन्युइन फ़िलासफ़र्स वो आए, जो वो बिलीव करते थे कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर आज़ादी हो और इक्वल लॉज हो सबके लिए, और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की सुने, अपने राय की सुने। तो जीन जैक्वस रोशो ने किताब भी मशहूर इसके बारे में लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। और देखा जाता है इन्हीं किताबों की वजह से और इन्हीं टीचिंग्स की वजह से लोगों के अंदर एक इंकलाब लाने का जज्बा जो है वो जागना शुरू हुआ।
रोशो कहा करते हैं, रोशो की एक मशहूर कोटेशन है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। इंसान पैदा तो आज़ाद हुआ है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज़ादी नहीं दिखती उसकी। आज़ाद पैदा होता है लेकिन बाद में जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है। और इसी वजह से लोगों के अंदर गमो गुस्सा आया। तो फिर फाइनली जो बादशाह सलामत ने लुइस द 16 ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई जिसमें नोबिलिटी और क्लर्जी और पीसेंट्स उन सबको बुलाया गया और फिर फैसला किया गया कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये काफ़ी 150 सालों के बाद इस तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी। लास्ट मीटिंग इसे 150 साल पहले बुलाई गई थी। मतलब कभी भी किसी भी मामला में बादशाह सलामत जो है वो पीसेंट्स को लेकर नहीं आते थे। अच्छा, मीटिंग भी बुलाई गई लेकिन ये कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी क्योंकि उसमें क्लर्जी, नोबिलिटी और पीसेंट्स सबके एक एक वोट थे। और उसमें क्या होता था कि हमेशा नोबिलिटी और क्लर्जी आपसी मफादात के तहत वो आपस में एक दूसरे के हक में वोट दे दिया करते थे और बेचारे पीसेंट्स का एक वोट किसी तरह से काउंट नहीं हुआ करता था। तो ये एक तरह से एक नाइंसाफ़ी थी कि 98% पॉपुलेशन थी पीसेंट्स की लेकिन उनका वोट सिर्फ एक था। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे पेशेंट्स, उन्होंने यही कहा कि इंडिविजुअल वोट फॉर एवरी ईच मेंबर, हर मेंबर के एक अलग वोट होना चाहिए। और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है कि वो 2% वाले मिलकर दो जो है उन सबको एक एक वोट मिल रहा है, जबकि हम 98% है और हमें भी सिर्फ एक ही वोट मिल रहा है। हमें हर शख्स को अलग अलग वोट देने की कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए। तो फाइनली ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत ने कुछ वक्त के लिए ऐसा सोचा और दो तरह के विंग बना दिए अपने दरबार के अंदर। लेफ्ट हैंड पे वो रखा करते थे पीसेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को और राइट हैंड पे उनके फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, नोबिलिटी और क्लर्जी हुआ करते थे। और यहीं से आपको पता है लेफ्ट और राइट विंग जो है वो शुरू हुई कि लेफ्ट विंग सोशलिस्ट तहरीकें आजकल के दौर में होती है, राइट विंग जो कैपिटलिज्म सपोर्टर्स होती हैं, सरमायादारी के निज़ाम के सपोर्टर्स, वो सारे राइट विंग के होते हैं। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अंदर यहीं से आया था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री से आया था। लेकिन लेफ्ट विंग के जो लोग थे वो 98% थे और राइट विंग के जो लोग थे वो सिर्फ जो है वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन थे। मीन्स बादशाह सलामत, सिक्योरिटी फोर्सेस और नोबिलिटी, क्लर्जी, ये सारे उसके अंदर मौजूद थे। तो अब बादशाह सलामत को ऐसा ना कि वो नहीं पसंद किया करते थे कि लेफ्ट विंग की बातों को जो है तस्लीम किया गया, पीसेंट्स की बातों को माना जाए। तो एक तरह से एक र्यूमर्स एक तरह से फ्रांस में एक वक्त में फैलना शुरू हो गई कि फ्रांस के बादशाह ये साजिश चाहते हैं कि वो फ्रांस के लोगों पर स्ट्रेट फायर ओपन कर दें या सीधी फायर खोल दें उनके ऊपर। तो ये इस तरह से र्यूमर जंगल में आग की तरह जो है फ्रांस के अंदर ये खबर जो है वो फैलना शुरू हो गई। तो लोगों ने सोचा कि बेहतर होगा कि कुछ करके मारा जाए, बजाय इसके कि हम ऐसे ही मर जाएं। कि अगर फ्रांस के सन किंग लुइस द 16 हम पर गोलियां खोलना चाहते हैं, हम पर फायर खोलना चाहते हैं, तो मरना तो हमें है ही, क्यों ना हम कुछ करके मरे, कुछ रेवोल्यूशन, कुछ इंकलाब बर्पा करके हम मरे। ये उन्होंने सोचा और 7000 मर्द और औरतें वो टाउन हॉल के सामने जमा हो गए। ठीक है, 7000 मर्द और औरतें इस तरह से टाउन हॉल के सामने जो है वो जमा हो गए। उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और 14 जुलाई का 1779 जो है ये थी जब स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल हुई। एक जेल थी बस्टाइल जिसको कहा जाता है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। उस बस्टाइल जेल के अंदर बादशाह सलामत के खिलाफ जो भी लोग होते हैं उनको उस जेल में डाल दिया जाता था। तो जितने भी ये लोग थे, ये सारे लोग जाकर बस्टाइल जेल में गए और वहाँ पर स्टॉर्मिंग कर दी, वहाँ पर हमला कर दिया, उसको आग लगा दी और उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो भी उसके अंदर कैदी थे उनको वहाँ से उन्होंने बाहर निकाल दिया। वैसे तो ज़्यादा कैदी नहीं, कुल मिलाकर सिर्फ 7 कैदी थे जो बस्टाइल जेल के अंदर कैद थे। उन 7 कैदियों को फाइनली जो है वो जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, जो इनकलाबी लोग थे, जो मुख्तलिफ हथियारों से लेस थे, तो उन्होंने उन 7 लोगों को छुड़ा लिया। फाइनली इस तरह से रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ और उन्होंने फैसला किया फ्रांस के लोगों ने कि जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें बादशाह की पावर सबसे कम से कम हो, हम उस वक्त तक जो है लड़ाई करते रहेंगे, हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे और लड़ना नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली इस तरह से क्या किया, उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से जो है वो एक वक्त ऐसा भी आया कि लुइस द 16 और मैरी एंटोनेट उनकी मलका, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, वो जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी चली और उनको फाइनली जो है वो सज़ाए मौत दे दी गई, बादशाह और मलका दोनों को। लेकिन उस दौर में सज़ाए मौत देने का एक अलग तरीका था जिसको हम लोग कहते हैं गुलिटॉन। गुलिटॉन एक लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिस पर एक ब्लेड लगी करती थी। वो ब्लेड जो है वो गिरती थी नीचे और जो सर होता था शख्स का वो सर कलम हो जाया करता था। इस तरह से गुलिटॉन का एक दौर आया जिसमें सन किंग लुइस और मैरी एंटोनेट उन दोनों के गर्दन काटे गए। और फाइनली इस तरह से ये हुआ कि फ्रांस के अंदर से मोनार्की सिस्टम, बादशाह के निज़ाम ख़त्म हुआ और वहाँ डेमोक्रेसी आ गई और एक रिपब्लिक बन गया फ्रांस। और फ्रांस वो पहला एक कंट्री था यूरोप के अंदर जिसने मोनार्की से आज़ादी हासिल की थी। और वहाँ पर वो पहला कंट्री था जहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर वोटिंग का कॉन्सेप्ट था कि लोग वोट देंगे और वोट देने के नतीजे में जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वही लीडर बनेगा। और उसके बाद फाइनली रीन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। तो देखा जाए तो ये बात तो सही है कि ठीक है कि बादशाह ख़त्म हो गई, लेकिन इन्हीं रेवोल्यूशनरी लोगों के एक लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। उसके दौर में रीन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ कि जो भी बादशाह को सपोर्ट करने वाला बंदा था उसको चुन चुन कर मारना शुरू किया गया। ठीक है, और उनका गर्दन काट दिए जाते गुलेटन से और फिर उनके गर्दनों को जो है वो लकड़ी पर और तलवार पर इस तरह से वो लेकर सड़कों में लोग घुमा करते हैं, जुलूस बनाकर, जलसे बनाकर। और इस तरह से हज़ारों लोगों के जो है वो गर्दन इस तरह से फ्रांस के अंदर कटे गए। उनमें में से गर्दन कटा जो एक बहुत ज़हीन गर्दन था, जो एक बहुत ज़हीन दिमाग था, एंथोनी लॉरेंस लवॉइज़ियर का। साइंस के स्टूडेंट इनके बारे में जानते हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं, जिन्होंने बताया था कि 21% पार्ट ऑफ अवर एयर इज ऑक्सीजन गैस।
लेकिन वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे तो उनका भी सर काट दिया गया। और उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा था कि जज साहब इस सर को काटने में शायद एक लम्हा ना लगे, लेकिन ऐसे सर दोबारा पैदा होने में सदियाँ बीत जाएंगी। इस तरह से ये एक गलत काम था जो कि वहाँ पर हुआ। एक और गलत काम ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि फ्रांस की कॉलोनी थी कैरेबियन के अंदर, मार्टिनिक, अच्छा गॉडेलोप और सेंट डोमिंगो के नाम से, जिस पर मुख्तलिफ फसलें वगैरह फ्रांस उसको वहाँ से इम्पोर्ट किया करता था। तो फ्रांस के लोग डायरेक्ट कैरेबियन नहीं जाया करते थे, बल्कि पहले अफ्रीकन कोस्ट आया करते थे और वहाँ से गुलाम अफ्रीकन स्लेव्स को लेकर वो कैरेबियन जाया करते थे, जहाँ उनसे जबरी काम करवाया जाता था, उनको खरीद कर वहाँ से। तो इस तरह से स्लेवरी का सिस्टम फ्रांस के अंदर मौजूद था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था उसमें इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इसकी बातें थी, लेकिन वहाँ पर इक्वलिटी लोगों को दी नहीं गई। तो इसी वजह से क्या हुआ कि 27 जुलाई 1794 को रोबेस्पेरी जो रेवोल्यूशनरी लीडर था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी के भी एग्जीक्यूशन का टाइम आया और उसको भी गुलोटिन के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको सज़ाए मौत दे दी गई। लेकिन मसला ये था कि फ्रांस पहला रिपब्लिक था पूरे यूरोप के अंदर, और यूरोप में बाकी कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की मौजूद थी, तो वो चाहते थे कि फ्रांस की रिपब्लिक सिस्टम को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो फाइनली वहाँ पर एक नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर फ्रांस के अंदर वो सरेआम आते हैं, वो सामने आते हैं, वो लीडरशिप गेट करते हैं और वो एक एम्परर थे। एक मज़े की बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ही था मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद एक और एम्परर फ्रांस के अंदर आ गया जो नेपोलियन बोनापार्ट था, और बड़ा क्रूर लीडर था। लेकिन उसके दौर में फ्रांस ने बहुत ज़्यादा फतूहात की और फाइनली इस नेपोलियन बोनापार्ट को भी वाटरलू की जो लड़ाई थी, वाटरलू की जंग में नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई और इसको जो है वो मार दिया गया और ये मर गया। तो देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद तो आपको नहीं लगता कि जो हुआ था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें आई जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी हिस्सा है। और दुनिया भर के कवानीन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दुनिया भर के कवानीन में ये चीज़ें होती हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही यादगार हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया मेरी तमाम चीज़ों को सुनने का, और सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।